वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 8। इसमें जीके जीएस के सेट रहने वाले हैं दोस्तों। और आप लोगों के लिए जो व्याख्या है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे व्याख्या है, उन व्याख्या को आप ज़रूर से ज़रूर एग्जाम देने से पहले देख कर ही जाएं, क्योंकि व्याख्या से और क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस प्रमुख आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो में शेयर भी कर दें। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1930 में बिहार के तटीय क्षेत्र न होने के कारण नमक कानून के विकल्प के रूप में चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन चलाया गया था। ये आपको याद रखना है, 1930 में यह चलाया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? तो दोस्तों यह होता है रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके इसे ग्लूकोज यानी रासायनिक में बदलते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह है अनुच्छेद 280। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा 5 साल में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, 280 के तहत इसका गठन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है पूर्णिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार भारत में जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और बिहार के भीतर पूर्णिया जो है जिला सबसे बड़ा उत्पादन करता है जूट का। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों कोबाल्ट मौजूद होती है। विटामिन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इसे आपको याद रखना होगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामीन है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन से संबंधित थे? तो यह थे दोस्तों शिवाजी महाराज के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख पद था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ स्वराज दल की बात कही जा रही है दोस्तों। तो इसका गठन श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में किया गया था स्वराज दल का गठन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा बनी और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता चुने गए थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का सर्वाधिक भार जो होता है वह ध्रुवों पर होता है, यानी पोल्स पर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जिससे वह गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए भार भी वहाँ सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का बात बोला जा रहा है दोस्तों, तो यह दल बदल कानूनी विरोधी कानूनी से संबंधित होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या करेंगे देखेंगे कि इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, ताकि राजनीतिक
अस्थिरता को रोका जा सके। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन 1950 सॉरी 1985 में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? तो दोस्तों यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने सोनपुर मेले के अवसर पर किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए इस सभा की स्थापना की थी। दोस्तों आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और सूर्य का औसत दूरी के हिसाब से इसे करीब 500 सेकेंड लगते हैं, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान सीता का क्या अर्थ था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है सीता का अर्थ होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। दोस्तों मौर्य से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था और इसकी देखरेख करने वाला आधिकारिक सीता अध्यक्ष कहलाता था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो बिहार का वह जिला है नवादा। नवादा में जो है काकोलत जलप्रपात स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे बिहार का न्यागरा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काकोलत जलप्रपात को ही न्यागरा जलप्रपात बिहार का कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है दोस्तों उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका सूत्र जो होता है ये आपको याद रखना है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। इसके साथ 10H2O भी लगा रहता है या कभी नहीं भी लगा रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र या सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा को। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। और यह कौन से भाग में है? तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस क्षेत्र के जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो दोस्तों यह किया गया था हथुआ के द्वारा भी मदद किया गया था और पंडौल के द्वारा भी मदद किया गया था और बेतिया, ये तीनों के द्वारा मदद किया गया था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विद्रोह के समय जहां कुंवर सिंह जैसे लोग लड़ रहे थे वहीं हथुआ, बेतिया और पंडौल के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त क्षारीय या अम्लीय, तो यह हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यह हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यहाँ हमने व्याख्या में भी दिखाया आपको। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ये दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार विभूति, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं बादल वर्षा होती है। तो दोस्तों यह होती है क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फीयर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहां तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और मौसम की हलचल होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो दोस्तों यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कर्तव्य जो होता है वह हमारा सोने की माफिक होता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1946 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार में बेगूसराय जिले में स्थित है और 1964 में इसने कार्य करना शुरू किया था। ये आपको याद रखना है, ईयर भी 1964 में इसमें कार्य करना शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल की लीड बनाने में दोस्तों की उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक और बाकी मुलायम होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड अखबार किसने शुरू किया था। तो दोस्तों द मदरलैंड अखबार जो शुरू किया गया था वह मजरूल हक के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सदाकत आश्रम से इस अखबार का प्रकाशन देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम का एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह करवाया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा विष्णुपद मंदिर का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1757 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने फल्गु नदी के किनारे इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आपको ईयर भी याद रखना है 1787। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे।
तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों वह थे श्री कृष्ण सिंह जी, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की थी। यह आपको समय काल भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो दोस्तों यह प्रकाश का अपवर्तन का घटना का उदाहरण होता है कि वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदलने के कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है 324। निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 अनुच्छेद है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 324 चुनाव के अधिच्छिन्न निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो दोस्तों 1917 के चंपारण विद्रोह के दौरान गांधी जी की जान बचाने वाले थे बत्तख मियाँ। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बत्तख मियाँ से रिलेटेड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नील बगान के अंग्रेज मेजर ने गांधी जी को जहर देने की कोशिश की थी, जिसे बत्तख मियाँ के नाम नाकाम कर दिया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत है। ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करती है और मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। पित्त का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है। ये आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची का जो संबंध है दोस्तों यह है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों वह मुस्लिम शासक था बख्तियार खिलजी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। ये आपको ईयर याद रखना है 1193 ईस्वी। इस प्रश्न का आप यही व्याख्या था दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है दोस्तों वह होता है डेसीबल। ध्वनि देसी है, ये आपको याद रखना है। इसी से आप याद कर सकते हैं डेसीबल ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की प्रबलता को डेसीबल में मापा जाता है और हर्ट्ज उपयोग आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिहार में 1857 के जो मुख्य विद्रोहकर्ता नेतृत्वकर्ता जो थे वह थे दोस्तों बाबू कुंवर सिंह जी। ये जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण युद्ध किया था और वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है।
यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? उदयपुर की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बेतिया में स्थित है। ध्यान रहे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क भी इसी ज़िले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इन जो उदयपुर है ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लोग इसे इसके नाम से राजस्थान समझते हैं, पर उदयपुर पश्चिम विहार जो है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वह होता है कि बढ़ जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोहे में जंग लगने पर वह ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे भार बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों यह डेट के साथ आपको याद रखना है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में मोदी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल जो सीटें हैं दोस्तों, वह है 40। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 243 विधानसभा की सीटें हैं। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, इससे एक प्रश्न 100% पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दूध के विशिष्ट घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता जांचता है। क्या मापता है? तो विशिष्ट घनत्व को मापता है ये। हमारा अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु जो था वह हर्यक वंश का शासक था, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और उसने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में करवाया था। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीत वाला। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों, वह है शुक्र। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देता है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है भाग 3 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी जो है दोस्तों, वह है गौरैया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2013 में गौरैया को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ये ईयर आपको याद रखना है, 2013। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो रेबीज का टीका जो खोजा गया था दोस्तों, यह लुईस पास्चर के द्वारा खोजा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके के साथ साथ पाश्चुरीकरण तकनीक भी खोजी थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना उदयन ने की थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित की।
ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह टोटल 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह रीट हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिशेष, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है 1974 में किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये आपको डेट के साथ याद रखना है, ईयर भी 5 जून 1974। हमारा अगला प्रश्न है बिजली में के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों यह टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा होता है जिससे यह उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों यह हुआ था बोध गया में। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष यानी बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पूछा जाएगा। तो यह किया गया था दोस्तों 1874 ईस्वी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसे केशव राम भट्ट ने बिहार शरीफ से शुरू किया था। ये नाम भी आप याद रखेंगे, केशव चंद्र भट्ट, बिहार शरीफ से शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य जो है दोस्तों रक्त का थक्का जमना ये कम करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन के की कमी से होने पर चोट लगने पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है, यानी विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी रोमेश्वर किला किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो सिरका में है दोस्तों वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है जिसका उपयोग भोजन संरक्षण में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1922 में आयोजित कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस अधिवेशन के बाद भी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्ति कानून की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का भागलपुर शहर किस उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है रेशम उद्योग के लिए, यानी सिल्क सिटी के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर को भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है, जहां टसर रेशम काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यहाँ कोशिकाएं श्वसन की प्रक्रिया होती है और एटीपी रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो दोस्तों यह धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आपके 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे, यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख केंद्र था जो वर्तमान भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में स्थित है। ये आपको याद रखना है, गांव का नाम भी अंतीचक गांव। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देने वाला घोल क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है अम्ल। लिटमस पेपर को नीला से लाल जो करता है उसे अम्ल कहते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये बात आपको याद रखना है। इसका ट्रिक आप रख सकते हैं ABR, यानी ए से अम्ल बेस को रेड करता है जो कि अम्ल हो गया, और BRB यानी बेस यानी क्या बोल सकते हैं इसे, क्षार लाल को ब्लू करता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार आप ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागने में सफल रहे थे? तो दोस्तों यह हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भाग गए और नेपाल जाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने किस दस्ता का किस चीज़ का स्थापना किए थे? तो आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, 155 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र जो है दोस्तों वह है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह समुद्र के पानी और चट्टानी नमक से प्राप्त किया जाता है और दैनिक भोजन में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद जो
थे वह थे जयराम दास दौलत राम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस यानी स्टील सॉलिड में होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस में सबसे तेज, फिर तरल और फिर गैस में सबसे धीमी चलती है। निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल जो प्रमंडल है दोस्तों वह 9 प्रमंडल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले और 101 अनुमंडल है, ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपके 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है दोस्तों यह मीथेन होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राकृतिक गैस में लगभग 90% से अधिक मीथेन यानी CH4 गैस होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया था? तो बिहार से उड़ीसा को जो अलग किया गया था यह किया गया था 1936 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जो है वह जूल होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों ही की एसआई इकाई जूल होती है। बल की इकाई न्यूटन और शक्ति की वाट होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है दोस्तों यह सासाराम में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शासन काल नमूना है और एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो यह टोटल 75 सीटें हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में द्विसदनीय विधायिका है और विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में रक्त समूह की खोज जो किया गया था दोस्तों यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1900 से 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी दोस्तों यह 1916 में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
3 फरवरी 1916 यह डेट भी आपको याद रखना है कि को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्बर थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पहले मुख्य न्यायाधीश तो यह थे जेम्स चेम्बर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है। तो अनुच्छेद जो है 40 जो है यह राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश देता है। दोस्तों आपके 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक नीति निर्देशक तत्व जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो दोस्तों यह लगती है टोटल 3 राज्यों से। कौन कौन, तो यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश में नेपाल देश और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से लगती है। ये आपको याद रखना है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग बिहार में भारत में किए थे, चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए और तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सफल आंदोलन किया था। हमारा अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 अब नया हो गया है CaOCl2। ये आपको याद रखना है, दोनों में से कोई रहेगा, इसका आंसर आप ये वाला अभी देंगे वर्तमान में। और इसका उपयोग जल और कीटाणु मुक्त करने और विरंजन के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का शहरीकरण दर कितनी है। तो दोस्तों यह है टोटल 16.2%। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में बिहार की शहरीकरण दर में वृद्धि हुई है और जो अब बढ़कर 16.2% हो गई है। जनगणना 2011 में यह 11.3% थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में शामिल किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान सभा में संविधान के भाग 4 का ए में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था सिवान में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को सिवान जिले में जीरादोई गांव में हुआ था। उन्हें देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है दोस्तों वह प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह शक्ति 123 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, तो सबसे कम किस में होगी, गैस में। और
निर्वात में तो वो चलेगा ही नहीं। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में सबसे कम होगी, क्योंकि वायु गैस है। कांच, जल और लोहा ये एक माध्यम है, वायु गैस है हमारा। इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों यानी वायु में यह सबसे कम और ठोसों यानी लोहा, कांच में सबसे अधिक होती है हमारा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह दोस्तों थी चंपा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंग महाजनपद वर्तमान भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी हमारा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों आपके 90 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अब तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके इसे एक सफलता दें हमारा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है हमारा। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड पटना में किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था पटना में वह हुआ था 11 अगस्त को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश पर कर रहे 7 छात्र शहीद हो गए थे। ये आपको याद रखना है झंडा फहराने के समय हमारा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है दोस्तों यह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यदि व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से पहले पूरी हो जाए तो उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है हमारा। अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो दोस्तों यह मिलती है हाजीपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक नदी हाजीपुर यानी सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है हमारा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CO2 वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। मीथेन और जलवाष्प भी इसके अन्य कारक हैं हमारा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो स्वतंत्रता के बाद थे कौन थे? तो दोस्तों वह थे विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1946 से 62 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता से पूर्व राम दयालु सिंह पहले अध्यक्ष बने थे, ये आपको याद रखना है हमारा। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था 2006 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना था हमारा। अगला प्रश्न है कि DNA की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है हमारा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सर अली इमाम की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था जहाँ बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग मजबूती से उठाई गई थी हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों
पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को आज़ादी से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, आप हमें कमेंट करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।